प्रोग्राम मत मुकाबल में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले बानी पीटीआई तमाम कोशिशों के बावजूद हुकूमत को दबाव में लाने में नाकाम, रावलपिंडी जलसा मनसूख, एहतजाज का ऐलान कर दिया, मजीद मुज़ाकरात से इनकार, एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते मुनक़ता, तमाम सियासी हिकमत अमलियों के बावजूद बानी पीटीआई मतलूबा कर सके, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में खुतूत की लड़ाई छिड़ गई। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का सख्ती से जवाब दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से निकालने की अहम वजूहात का बड़ा इंकशाफ, कारकर्दगी पर संगीन सवालात उठा दिए। आला अदलिया के जजेस के इख्तलाफात से कौन फायदा उठा सकता है, ये डिस्कस करेंगे। हमारे साथ लाइव आज मौजूद होंगे सीनियर एंकर पर्सनल तज्ज़ियाकार काशिफ अब्बासी साहब, उनसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान IMF से डील लेने में कामयाब, पीटीआई की लॉबिंग फर्म्स नाकाम, अमेरिका शहबाज सरकार पर मेहरबान, डोनाल्ड लू ने पाकिस्तानी हुकूमत की हिमायत में बड़ा बयान दे दिया, वजीर खजाना से मुलाकात, माशी महाज पर कामयाबी के लिए उम्मीदें लगा ली। सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे डिटेल्स जानेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तानी ऑयल रिफाइनरीज आलमी मेयार का तेल पैदा करने में नाकाम, मुल्क में कैंसर और दमे जैसे अमराज फैलने लगे। कौमी असम्बली की पेट्रोलियम कमेटी के अरकान ऑयल रिफाइनरीज की मुजरिमाना इकदाम के खिलाफ फट पड़े, बड़े इंकशाफात। एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे और डिस्कशन के लिए मैं ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एंकर पर्सनल तज्ज़ियाकार काशिफ अब्बासी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम काशिफ अब्बासी साहब। जी वालेकुम सलाम। और साहब आपको भी अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम। काशिफ भाई साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। स्टार्ट करेंगे आपसे, ये जो एक खतूत का सिलसिला शुरू हो चुका है और जो चीफ जस्टिस का हमने ख़त देखा है जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त के जवाब में, वो काफ़ी सख्त ख़त है, कैसे देख रहे हैं इस ख़त को? मैं तो बड़े पिछले 2-3 साल से हैरान और परेशान इस बात से हूँ कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं। यानी कोई ये आम स्कूल के बच्चे नहीं हैं, ये कोई क्लर्क पोजीशन पर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं। वो लड़ाइयाँ देखें सर, खत पे खत एक दूसरे को। देखें ये बात भी समझ आती है कि कहीं आईनी और कानूनी तौर पर किसी जगह को मामला खराब हो और आप कर दें। मतलब आज का जो मैंने खत पढ़ा काजी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाए थे कमेटी के हवाले से कि आपने कमेटी क्यों तब्दील की, आप 1 है या चेरी पिकिंग की। काजी साहब क्या जवाब दे रहे हैं? वो बात कर रहे हैं मुनीब, जस्टिस मुनीब बदतमीजी करते हैं। वो देखे 2 महीने की छुट्टी चले गए जब जजों की छुट्टियां थी, पेंडिंग केसेस। मतलब ये रियलाइज कि हम क्या बात कर रहे हैं कि ये जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन ये बात कर रहे हैं तुम्हें छुट्टी क्यों ली, तुम मीटिंग में क्यों आए, मीटिंग में क्यों नहीं आए। तो मेरे लिए तो बड़ी परेशान कुन बात है। हमारा ख्याल था कि पिछली तकसीम खराब थी, अब बेहतरी आएगी। अब तो लग रहा है कि तकसीम मजीद खराब हो गई है। काशिफ, ये जो तकसीम की आप बात कर रहे हैं, दिस जुडिशियल डिवाइड इज व्हाट कैन वी से, इट्स लीथल। अब इसका फायदा सबसे ज्यादा किसको होगा आपके ख्याल में? देखिए, इसका फायदा किसी को नहीं। असल फायदा अगर आप देखते हैं कि किसका है इस पूरे का, हुकूमत ने तो फैसला कर लिया बाय होप और बाय क्रो। उन्होंने निजाम को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना है। एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत मिलकर अब तमाम इदारों को कंट्रोल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2 साल से कंट्रोल में अभी भी देखें। मुझे नहीं याद पड़ता आखिरी दफा कब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहा था चलिए इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे, माफी चाहते, जरा समझा दें। इलेक्शन कमीशन उनके साथ अलाइंड है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना के वो भी अलाइन हो जाएंगे। पार्लियामेंट और एस्टैब्लिशमेंट वैसे ही हैंड इन हैंड है। तो असल मसला कंट्रोल है निजाम का। निजाम कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन अगर निजाम कंट्रोल करते हुए आप इदारे तबाह करेंगे तो मुल्क ऐसे नहीं चल सकते। लेकिन इस वक्त कोशिश ये है, मुझे लगता है कि इस तकसीम का फायदा किसी को नहीं है, क्योंकि जो जिधर जाएगा उसने जाना वही है। जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाना है उसने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाना है, लेकिन और जिसने सिविल कोर्ट का जज और चीफ जस्टिस है ना, उसे सिविल कोर्ट में चले जाना है, और ग्लोरीफाइड सिविल सेशन कोर्ट जो है। फायदा नहीं होगा किसी को, लेकिन नुकसान मुल्क का है। जी काशिफ, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, आपने अभी बात की कि चीफ जस्टिस साहबान जो स्कूल या कॉलेज लेवल के इस तरह की ख़त व किताबत होती है कि
आई फुली एग्री विद यू, आप ठीक कह रहे हैं कि इस लेवल पे आप तवक्को नहीं करते। और उन्होंने लिखा भी है वैसे काजी फैज़ ईसा साहब ने कि आपके मेरे चैम्बर्स करीब करीब हैं और आप मेरे पास आ जाते, बैठ के हम इनको ऑब्जर्वेशन या रिजर्वेशन या डिस्कस कर लेते। आपने एक मुझे ख़त लिख दिया और वो ख़त जो है मेरे पास पहुंचने से पहले, एक दरवाज़ा छोड़ के दूसरे पे आपका चैम्बर है, वो ख़त मीडिया में पहले आया, तो मुझे मीडिया से पता चला कि आपने मुझे कोई ख़त लिखा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं सर कि उन्होंने जो लेटर लिखा वो मीडिया को लीक किया गया और चीफ जस्टिस साहब से डायरेक्ट बातचीत की बजाय, मतलब ये तो स्पीक इन टर्म्स में भी नहीं है जजेस, तो हाउ डू यू सी दैट? बदकिस्मती है रऊफ साहब, दिस इज हाउ आई सी इट, कि पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े कोर्ट के जजेस आपस में बात करने के रवादार नहीं। ये खतो खिताबत का सिलसिला तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है काजी साहब ने ही शुरू किया था बंदियाल साहब के दौर। उससे पहले मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं आपको प्लीज़ मैं थोड़ा सा वो अपडेट कर दूँ, ये बंदियाल साहब के दौर में नहीं हुआ था, ये जब चीफ जस्टिस आपको याद होगा आसिफ सईद खोसा साहब, उन्होंने उस वक्त शुरू किया था जब इनके खिलाफ रेफरेंस आ रहा था, तो उस वक्त इन्होंने लेटर लिखे थे इनको आसिफ सईद खोसा साहब को, और फिर वो मीडिया को लीक भी किए गए थे उस वक्त। अगेन मादरत के साथ काजी साहब भी ये इसी तरह के लेटर्स मीडिया तक पहुंच जाते थे, उन तक पहुंचने से पहले। जी सर, साहिबान से पहले जी बिल्कुल ये बात है। मैं टाइम फ्रेम साल 6 महीने आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप सोचें कितनी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि जिन लोगों ने इस मुल्क की किस्मत के फैसले करने हैं इन अ वे कि आईनी मामला कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट, आखिरी अपीलेट कोर्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट है और ये खातो खिताबत कर रहे हैं, एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं, एक दूसरे को बिलो द बेंच हिट करना कि ये तो नौकरी पे नहीं आता, ये तो जाके बेंच पे नहीं बैठता। पता नहीं कहाँ जाएंगे इस चीज से लेकर, से किसका फायदा है किसका नुकसान है। मंसूर अली शाह साहब ने जो खत लिखा उसमें एक आईनी कानूनी नुकता जरूर उठाया, वो भी बात जाती तौर पर होती तो ज्यादा बेहतर ना होती। अब ये मामला हल होने चाहिए थे, जजेस बैठकर इन मसाइल को हल करें। ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए खतो खिताबत करके मीडिया में आ रहे हैं, हाउ अनफॉर्चुनेट। अच्छा ये बताएं काशिफ, लग रहा है कि मतलब सारा कसूर ये सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का है, बाकी साइड वालों का कोई आपको नहीं लगता कि वो भी कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी ओवर स्टेपिंग कर रहे हैं? जो उनकी अथॉरिटी है, मतलब चीफ जस्टिस वो लाइक इट और नॉट, बट नाउ ही इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मतलब लीगली तौर पर वही चीफ जस्टिस हैं। अगर वो किसी को बुलाते हैं मीटिंग में वो नहीं जाते, वो बैकआउट करते हैं, वो मतलब आके अब्सटेन करते हैं, उनकी अथॉरिटी को नहीं मानते, तो कुछ उनका कसूर भी है? मतलब वो कहते हैं ना ताली दोनों हाथ से बजती है, या इस वक्त ये सारा कसूर काजी फैज़ ईसा साहब का है? सर मैंने बिल्कुल काजी साहब का नाम नहीं लिया, मैंने खाली खत के बंदरजात पढ़े। नहीं चलो मैं नाम ले रहा हूँ सर, नो इट्स ओपन, इट्स पब्लिक, मैं नाम ले रहा हूँ। मेरा ये ख्याल है, मैंने ये कहा है कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो कि मसले हल करने चाहिए, ये जजेस किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं। तो मेरा इशारा किसी एक तरफ नहीं है, लेकिन अगर आपने इस बात को इधर ले ही जा रहे हैं सर, तो मसला कहाँ से खड़ा हुआ? रोसा भी अगर काजी साहब 25 को रिटायर कर घर जा रहे होते ना, तो शायद ये मसाइल ना हो रहे हो। जजेस जो नीचे है काजी साहब से, काजी साहब के नीचे जो जजेस हैं, उधर एक प्रॉब्लम ये आ रही है, या वो ये सोच रहे हैं कि शायद जो निजाम है वो सारे का सारा काजी साहब को रखने के लिए और उनको निकालने और साइडलाइन करने के लिए, आई थिंक ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि मसाइल इन दोनों के दरमियान में आपस में खड़े हो गए। कि इनका ख्याल है कि काजी साहब ने ही हुकूमत से कह के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को ऑर्डिनेंस करवाया है, क्योंकि उसके अलावा इस ऑर्डिनेंस की वजह नहीं बनती थी रोज साहब अगर काजी साहब ऑन बोर्ड ना होते। तो उनका ये ख्याल है कि सारा एक लार्जर प्लान के तहत हो। दिस इज द प्रॉब्लम। अच्छा ये बता काशिफ, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया, ये एग्री विद ऑब्जर्वेशन कि मैंने भी ये मेरा ख्याल है कि उसी ऑर्डिनेंस की वजह से आपस में प्रॉब्लम हुआ, एक्सटेंशन की वजह से, टेन्योर वगैरह। लेकिन इस तरह की सिचुएशन हमने माजी में देखी, 2019 में पैदा हुई थी, एंड दैट टाइम आपको याद होगा उस वक्त जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी वो भी इसी तरह के क्राइसिस का शिकार हुई थी। जब जनरल बाजवा साहब ने ये एक्सटेंशन लेनी थी तो वहाँ पे भी जो 3 साल वो एक्सटेंशन ले रहे थे, तो वहाँ पे तो इस तरह की कोई हमने कोई डिवीजन नहीं देखी, कोई लॉबिंग नहीं देखी, लेटरबाजी फौज में नहीं देखी कि जनरल बाजवा साहब को लेटर लिख रहे हैं, उनके जो इमीडिएट सीनियर हैं वो लिख रहे हो, मीडिया पे बहस हो रही है और डिबेट्स हो रही हैं। तो इसका एक मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एज एन इंस्टीट्यूशन वो ज़्यादा वो डिसिप्लिन है, ज़्यादा पावरफुल है कि उन्होंने अपनी बातें बाहर नहीं आने देनी। नहीं तो वहाँ भी तो एक्सटेंशन हो रही थी और लॉ बन रहे थे, पार्लियामेंट में लॉबिंग भी हो रही थी, वोट भी बन रहे थे। यहाँ पर हमने देखा
देखा का लाभ बनने लगा है, तो ये पूरे के पूरे जजेस एक दूसरे से लड़ पड़े हैं सर। इन दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे? जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन और मौजूदा ये चीफ ये जस्टिस साहब की, दोनों में मतलब है वो आ रही हैं, चेंजेस आ रही हैं, लॉ आ रहे हैं। हाउ डू यू सी दैट सर? तो आप ये कह रहे हैं कि एक्सटेंशन जब हो रही थी उस वक्त ज्यादा बहस नहीं हुई? नहीं, कोई बात ही नहीं। मैं फौज के अंदर की बात कर रहा हूँ ब्रदर, मतलब मीडिया पे तो हुई थी, फौज के अंदर हमने कोई इस तरह की डिबेट नहीं देखी, लेटरबाजी नहीं देखी, चीफ लिख रहा हो, चीफ को कोई और लिख रहा हो, वहाँ पे कोई डिबेट नहीं थी। वो उस मामले में वो थे मुद्दे थे कि ठीक है चीफ को लॉ के तहत मिल रही है तो मिलती रहे, यहाँ पे वो नहीं है। मैं ये बात कह रहा हूँ सर, या सुप्रीम कोर्ट में सर उसका मुझे एक ही वजह नजर आती है रोक सर, फौज, वो आपने सुना होगा, आपको याद होगा DGISPR ने कहा था जिस तरफ चीफ देखता है फौज उधर देखती। फौज में चीफ की ताकत या इख्तियार जो है, मतलब जिसके पास डंडा होता है, आप ये कहते हैं जिसके पास स्टिक होती है तो एवरीबॉडी मतलब टर्न टू हिम। वो है ना, क्या करे? आर्मी चीफ का इख्तियार आप जानते हैं, फौज में सब जानते हैं कि ही इज ऑल पावरफुल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज वन अमंगस्ट इक्वल्स। ये कहा जाता है चीफ जस्टिस के बारे में कि बाकी सब जज बराबर है। वो उन बराबर जजों में से एक है। सिर्फ इंतजामी मामला पहले वो देखते थे, वो भी उनके हाथ से लेने की कोशिश की थी, वापस ले दिए अब दोबारा, लेकिन वो भी इख्तियार वापस ले रहे। तो जब बराबरी की बात होती है ना, जज बराबर है, मैं अगर खत लिखूंगा चीफ जस्टिस मेरा कुछ नहीं कर सकता तो मैं खत लिख दूंगा, लेकिन अगर मैं आर्मी चीफ के खिलाफ खत लिखूंगा तो वो मुझे उठा के शायद एक तो रिटायर भी कर सकते हैं, हो सकता है मुझे उठा के किसी ऐसे कोने में भेज दें, और इस्तीफा भी ले सकते हैं सर, इस्तीफा भी ले सकते हैं। आपको पता है जनरल रिजवान साहब से भी उनको भी इसी तरह घर भेजा गया, इस्तीफा तो नहीं था, खैर उनको हटा दिया गया था DGISI की पोस्ट से बाजवा साहब ने। ठीक कह रहे हैं सारे, एग्री विद यू, वहाँ पे पावर ज़रा डिफरेंट है। जी सर, काशिफ आज़ाद आप कह रहे हैं, आप बात करें। नहीं मैंने कर ली थी। अच्छा सर, थोड़ा सा इसको, ये तो चलता रहेगा, आप भी मौलाना फजल रहमान साहब के कल उसमें शामिल थे जो उन्होंने IT की थी, जर्नलिस्टों से मीटिंग्स की थी, आपको उन्होंने मना भी किया था कि भाई आप इस तरह की शरारतें ना करें, कुछ शरारती सवालात भी आपने किए थे। आप अपनी रीडिंग शेयर करेंगे जो कल 2.5 घंटे की मीटिंग्स हुई है मौलाना साहब की, क्या गुफ्तगू हुई, क्या रही, आपका क्या एनालिसिस है कि मौलाना साहब क्या चाहते हैं? मामलात अभी अटके हुए हैं, नहीं अटके हुए? आज PTI के लोग आए हुए थे, उनके साथ भी मौलाना साहब ने कहा ये तरमीम आप भी ले आए, हम भी ले आते हैं, पीपल्स पार्टी को भी कहा है आप भी ले आए, हुकूमत को भी कहा है। तो मौलाना साहब तो यहाँ पे चौमुखी लड़ रहे हैं कि हर एक को एंगेज किया हो, ले आओ भी मुझसे बात करो, वो तो 3-4 ड्राफ्ट तैयार करने वाले हैं सर। देखिए मौलाना साहब, आपको पता है कि सियासत में ज़हीरत तरीन लोगों में से एक, आई एग्री सर, शुमार, ट्रू, इज अ वेरी वेरी स्मार्ट मैन। यस, और पॉलिटिक्स में किसको कैसे कब इस्तेमाल करना है, आप अपना एक पुराना आर्टिकल निकाल के पढ़ लें, यही पॉलिटिक्स होती है जी। वो आपको याद होगा, आपको गिलानी साहब ने ये वाकया सारा सुनाया था। हाँ, वो उनका यस 2007 की बात है जी। तो मसला ये कि मौलाना साहब की बात से मुझे ये लगा कि मौलाना साहब हुकूमत के करीब तर है। उन्होंने हमें इस तरह कन्विंस किया कि जजेस की उम्र 66 साल बांग्लादेश में भी है, यस, और ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, तो मेरा ही आइडिया था हुकूमत कहती है। उन्होंने ये भी, आप याद होगा कामरान मुर्तजा साहब ने कहा कि अगर हाईकोर्ट के जजेस ट्रांसफर हो तो हमें इससे मसला नहीं। उन्होंने कहा सनसेट क्लॉज डाल दें मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, तो ये आप मिसिंग पर्सन का मामला खत्म हो जाएगा। ऐसे तो नहीं हो सकता कि लोग मिसिंग पर्सन हो रहे हो, तो बेहतर है कि उनका कोर्ट में ट्रायल हो और जल्दी जल्दी फैसले हो। तो हर उस मसले पर, और ये भी कि जो जिन शकों से मौलाना साहब को मसला था वो निकाल दी गई। तो हमें वो सारी, मुझे सारी बातें सुन के लगा कि वो हमें बता रहे थे कि यार मेरे सारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया गया। अभी वो हुकूमत, देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नहीं होगी रोक साहब, अगर हुकूमत के मौलाना के साथ मिलके PTI एक आईनी मसवदा तैयार करती है तो वो इन अ वे PTI का अभी तक मौक़िफ़ ये है कि वो इस पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी को तस्लीम नहीं करते। बैठे वो जरूर है लेकिन उसको तस्लीम नहीं करते। अगर वो कानून साजी और आइन साजी के प्रोसेस में जाएंगे, वोट करेंगे 4 चीजों पे और 4 की मुखालफत करेंगे, then they are legitimizing this government। लेकिन उन्होंने वोट, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, उन्होंने वोट तो किया हुआ है सर। उन्होंने या सदारती इलेक्शन पे वोट डाला, उन्होंने महमूद अचकज़ई साहब को डाला, जब प्राइम मिनिस्टर का वोट था, मैं गलत नहीं कह रहा, उमर अयूब खान साहब को डाला, तो ऑलरेडी वो तनख्वाहें, पार्क्स, प्रिविलेज, अलाउंसेज, वोटिंग शोटिंग वो तो सारी कर रहे हैं सर। इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं रह गया क्यों वो। लेकिन सर हुकूमत को लेजिटिमेट नहीं समझते, वो इस हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब को लेजिटिमेट वज़ीर आज़म नहीं समझते। वो ये कहते हैं कि ये 17 सीटें थी, ये सीटें हमें मिलनी चाहिए। ये दोनों में फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है,
तो आईनी तरमीम इस हुकूमत के साथ करना लेजिटिमेसी देना है इस हुकूमत को। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट होगा अगर मौलाना उनको खींच के आईनी तरमीम करवाने की तरफ ले जाते हैं। आप कह रहे हैं मौलाना आप ये कह रहे हैं मौलाना फंसा रहे हैं उनको, कोई ट्रिक यूज कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा सर, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा, ये आप कह रहे हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। आपकी बात से तो मुझे यही लगा है कि ये नया ट्रिक है इमरान खान साहब को फंसाने का कि ले जाएं और उनसे वोट करवा दें। मैं ये कह रहा हूँ इसका कॉन्सिक्वेंस जो आज की मीटिंग हुई मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग थी ये मीटिंग, जब सलमान राजा साहब ने की मौलाना साहब हमारे साथ हैं और उन्होंने कहा कि इकट्ठे मुसवदा बनाएंगे, तो मुझे तो ये लगता है कि अगर मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि क्या पीटीआई उस मुसवदे की तरफ जाएगी, आईनी तरमीम में किसी चीज की हिमायत या मुखालफत करेगी। बिकॉज अगर वो करेगी तो फिर मेरा ख्याल है वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इस निजाम को लेजिटिमाइज कर रहे हों, तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी पॉलिटिकली। राइट। अच्छा सर, लास्टली ज़रा थोड़ा सा इमरान खान साहब की लाइन फिर दोबारा हार्ड हुई है। रऊफ़ हसन साहब कह रहे थे जी हम सबसे बात करेंगे, फ़ौज से करेंगे, एजेंसियों से, मतलब एस्टेब्लिशमेंट का ओवरऑल हम सबसे बात करेंगे। खान साहब ने आज कह दिया जी उनको गलत फहमी हुई, हम किसी से नहीं बात करेंगे। ये क्या बात है? रऊफ़ हसन साहब अपनी अलहदा से पार्टी चला रहे हैं, अपना थिंक टैंक चला रहे हैं, जो वो उनका दिल करता है कह देते हैं। खान साहब कहते हैं उनको पता ही नहीं है, या ये कोई गुड कप बैड कप खेला जा रहा है कि आप जो हैं आप कहेंगे हाँ हम करना चाहते हैं बात, रऊफ़ हसन साहब मैं कहूँगा नहीं करना चाहते, जैसे नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब खेलते थे पुराना खेल जो है गुड कप बैड कप। तो हाउ डू यू सी दैट सर? सर मेरा नहीं ख्याल है गुड कप बैड कप है। ओके। मेरा ख्याल है ये जो रऊफ़ हसन साहब ने कहा, एक सवाल के जवाब वसीम बदामी को कहा उन्होंने जी, मुझे ये लगता है कि लाजमी पीटीआई की पॉलिसी यही रही। और आज भी अगर फौज मुज़ाकरात का इशारा दे, मैं आपको बता दूं तहरीक इंसाफ तैयार हो। तहरीक इंसाफ की इतनी सख्त पोजीशन इसलिए है क्योंकि फौज की तरफ से इशारा नहीं, या वो किसी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। मैं इनकी पोजीशन एक्चुअली वुड वांट टू सी कि कल अगर वो कहते हैं आए मुज़ाकरात के लिए मेज पर बैठे, तब तहरीक इंसाफ का रिएक्शन करो। क्या वो ये कहेंगे कि हमने आपसे मुज़ाकरात नहीं करने? अगर नहीं करने तो किससे करने? फिर तो आपको हुकूमत से करने चाहिए। एक चीज उन्होंने बार बार कही है कंसिस्टेंटली, सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। मुझे लगता है एस्टैब्लिशमेंट उनसे बात करने को फिलहाल तैयार नहीं, इस वजह से वो ये कहते हैं कि हमने भी बात नहीं करनी। असल मसला अगर टेबल पे ऑफर आई फिर देखते क्या होता है। बहुत शुक्रिया सर जी आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, ग्रेटफुल। काशिफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे वाशिंगटन से लाइव अनवर इकबाल साहब। उनसे जानेंगे वज़ीर आज़म के दौरा अमेरिका के हवाले से कि वो दौरा कैसा जा रहा है, क्या अचीवमेंट्स हैं जो वज़ीर आज़म हासिल कर पा रहे हैं इस दौरे से, और क्या क्या मुलाकातें हैं, किन किन से हुई हैं, उसकी डिटेल्स क्या हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।